हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। आज की जो अपनी क्लास रहेगी थोड़ी सी अलग रहेगी, ऑल सब्जेक्ट से हट करके। आज हम उन लीगल राइट्स के बारे में बात करेंगे जो हर भारतीय को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जानते हो कि भारत एक संवैधानिक देश है। संवैधानिक देश होने के साथ साथ भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। और इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या क्या है। चाहे वो महिला रहे या फिर आपकी पुरुष रहे या बच्चे हो। इसी को लेकर के आज मैं अमित एक छोटी सी क्लास आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें कुछ हम कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कानूनों के बारे में पढ़ेंगे या उनके बारे में जानेंगे अच्छी तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगेगी। और आइए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। कुछ हम इम्पोर्टेंट लॉज के बारे में जानेंगे, जैसे कि सीआरपीसी, आईपीसी और आपकी बीएनएसएस के रिलेटेड। और इनमें हाल फिलहाल में क्या क्या बदलाव करे गए हैं, इनके बारे में भी हम देखेंगे। किस किस प्रकार के बदलाव जो विगत वर्षों में करे गए हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आप सभी का नैतिक कर्तव्य है, क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है डियर्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान या फिर हम भारतीय कानून व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण हमारे राइट्स है उसके विषय में। पहला है भारतीय कानून व्यवस्था में कुछ ऐसे कानून जो हर भारतीय को पता होने चाहिए। हर भारतीय को पता होने वाले कुछ महत्वपूर्ण कानून देखते हैं। कहता है डियर्स, जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों। कहता है कि नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों, सरकार की संरचनाओं, कानूनों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें अपने समुदाय और देश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और ये सारी की सारी जानकारी केवल और केवल आपको कहाँ मिलेगी? जब तक आप अपनी किताबों से बाहर निकलेंगे, किताबों को पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने? किताबों से बाहर निकलेंगे और किताबों को पढ़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आप बुक के माध्यम से इन सारे ज्ञान को पा सकते हो। अदरवाइज भटकने के लिए तो काफी जगह आपको पता ही है। कहता है कि कानून व्यवस्था को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में डियर्स? दो भागों में विभाजित किया जाता है। कानून को मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। कहता है भारतीय कानून व्यवस्था को मोटे तौर पर कुछ भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि नीचे दिया है। पहला है आपका नागरिक और दूसरा होता है आपराधिक कानून। एक कानून जिसको हम सिविल लॉ कहते हैं, दूसरा कानून जिसको हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं। नागरिक कानून और सिविल लॉ क्या क्या होता है आप सभी को ज्ञान होगा। कहते हैं कि ऐसे कानून जिनके कृत्यता, ध्यान से सुनेंगे, जिनके बारे में आप जैसे जानते हो महिला और पुरुष में आपस में हमारे क्या होता है, लड़ाई होती है। कभी कभार आपसी संबंध खराब होने के कारण हमारी लड़ाई होती है। मकान मालिक या किराएदार में पैसे को लेकर के लड़ाई होती है। दुकानदार को और उसके जो कस्टमर है उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। इन्हीं से संबंधित जितने भी कानून आते हैं वो सारे के सारे आपके सिविल लॉ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सिविल लॉ के अंतर्गत। कुछ होते हैं आपराधिक कानून। आपराधिक कानून ऐसे कानून होते हैं जो सरकार की नजरों के लिए एकदम, या जो कहें हम सरकार की नजरों में पूरी तरीके से दंडनीय अपराध माने जाते हैं। ऐसे कानून जिससे आप दूसरे की अवहेलना कर रहे हो या उसके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हो, इस प्रकार के कानूनों को हम क्रिमिनल्स लॉ कहते हैं। चाहे आप इसको व्यक्ति विशेष के पर्सन के विषय में कह लो, या आप राष्ट्र या किसी नेशन या किसी सोसाइटी के विषय में भी इसको कह सकते हैं। साधारण शब्दों में समझेंगे, व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति को मारने की कोशिश की गई। सपोज दैट आपका कोई दोस्त है, आपने क्या करा, पकड़ करके उठा करके दिए दो झमाझम 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 दिए, तो आप क्या हो? निर्दोष कहलाओगे, दोषी कहलाओगे? आपने झमाझम दिए, क्या पता कुछ गलत जगह पे उसके लग गई। अब गलत जगह पे लग गई, ऑन द स्पॉट वो बेचारा मर गया। क्या हो गया? ऑन द स्पॉट वो बेचारा मर गया। अब ऐसे में आपके ऊपर कौन सा लॉ लगेगा? क्या वो सिविल लॉ में आएगा या क्रिमिनल लॉ में आएगा? हम डायरेक्ट कहेंगे कि वो डायरेक्ट आप क्रिमिनल लॉ में आ जाएगा। आपको कुछ कानूनी व्यवधानों के माध्यम से सजा का प्रावधान किया जाएगा या कुछ आपको दंड प्रावधान किए जाएंगे।
क्या पता आपको उम्र कैद की सजा हो और कुछ जुर्माना आपको भरना पड़े, साथ में आपको 5 साल 10 साल या उम्र कैद की सजा के साथ साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है ना। कभी कभार होता है हम किसी व्यक्ति को मारने की अपेक्षा से नहीं थे, हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रहे थे, हमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर हाथ उठाया, स्वयं की जान बचाने के लिए हमने क्या करा, उसको मारने की कोशिश करी, परंतु वो ऑन द स्पॉट ही उनके वहां पर निधन हो गया, वो बेचारा मर चुका है। तो ऐसे में हम देखेंगे वो आपका क्रिमिनल लॉस में ही आएगा, परंतु जो आपकी कोर्ट्स है वो कुछ उसके लिए प्रावधान निर्धारित कर देती है, क्योंकि आपने अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी प्रोटेक्शन में उस व्यक्ति को मारा था, आपका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि आप उस व्यक्ति को मारो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। आपको पता है हमारे समाज में, भारतीय समाज के विषय में हम बात करते हैं, तो भारतीय समाज हमेशा से एक आगों के अंगारे पे चलने वाला समाज रहा है, जिसमें पितृत समाज भी कह सकते हैं हमको, है ना, पैतृक समाज या पितृत समाज में कह सकते हैं। जैसे कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, परंतु राजा की जो पुत्री होगी उसको हम रानी घोषित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे भारतीय समाज इस प्रकार का रहा है हमेशा से। तो इसी समाज के अंदर आपने देखा होगा महिलाओं के साथ अनेक प्रकार की कृत्यता ही करी जाती है, उनके साथ गलत व्यवहार करा जाता है। रास्ते में कुछ महिलाएं चल रही थी, हम उनको क्या करते हैं, छेड़ देते हैं, कहते हैं कि भैया हम तो सिर्फ उनको क्या कर रहे थे, देख रहे थे। एक कानूनी अपराध है। किसी भी महिला के साथ गलत व्यवहार करना वो भी एक कानूनी अपराध है। फोन पे आओगा किसी व्यक्ति को गाली देते हो तो वो भी एक कानूनी अपराध है। कहीं ना कहीं आप हमारे पास कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हम कानून के दायरे में रह करके करते हैं तो वो कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा। अगर हम उस कानून के दायरे को तोड़ करके बात करते हैं या उस कानून के दायरे को बाहर निकल करके बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कानूनी अपराध कर रहे हैं। परंतु आजकल के समाज में व्यक्तियों को नहीं पता कि कौन से कानूनी राइट्स है और कौन से लीगल राइट्स है और कौन से लीगल राइट्स नहीं है। इन्हीं लीगल राइट्स की श्रेणियों में कुछ ऐसे राइट्स मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूं जो हर एक भारतीय को पता होना चाहिए कि ये राइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस है या नहीं है। क्या ये इंपॉर्टेंस क्यों है, अगर नहीं है तो ये क्यों नहीं है? आपको पता होगा, हम कहते हैं कि समाज में हम कहते हैं कि महिलाओं को घर में रह करके कार्य करना चाहिए, है ना। अगर वो कार्य स्थल पे जाती हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार करा जाता है। क्या महिलाएं घर के अंदर भी आज के टाइम में सेफ है? मैं कहूंगा बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता ही है, क्योंकि हमारी सोसाइटी महिलाओं को केवल और केवल एक एसेट्स के रूप में देखती है। एसेट का मतलब बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में। किसके रूप में देखते हैं? बच्चे पैदा करने की मशीन के रूप में। और यहां तक भी नहीं, मैं उन सभी माता पिताओं को भी कहना चाहूंगा जो अपने बच्चों का बाल विवाह कर देते हैं। क्या चीज? बाल विवाह कर देते हैं, उनकी छोटी सी उम्र में शादी कर देते हैं, कहते हैं कि ये तो पराया धन है। आप एकदम गलत कर रहे हैं माय डियर्स, आप एकदम गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उस कानून के सीमा को लांघ रहे हैं, जो महिलाओं के अधिकारों से वंचित कर रहे हैं आप उनको। जो महिलाओं के अधिकार है, जो बच्चों के अधिकार है, आप उनसे उनको पूरी तरीके से वंचित कर रहे हो। जो आप अधिकार उन लड़कों को देते हो, सेम प्रकार के अधिकार उन लड़कियों को भी मिलने चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, इस भारतीय संविधान के अंतर्गत रहने वाले मौलिक अधिकार भी उनको समान गारंटीज देते हैं। आपके चाहे मौलिक कर्तव्य हो या मूल कर्तव्य हो, मौलिक अधिकार हो, जितनी भी ड्यूटीज हो, डीपीएसपी की बात कर लो, सारे के सारे आपको ये प्रावधान दे रहे हैं। क्या चीज? डीपीएसपी को ले लो या फिर आप मौलिक अधिकार के बारे में कह लो। क्या मौलिक अधिकार में आप जब पढ़ते हो डियर्स, कहीं ये लिखा आता है कि केवल और केवल पुरुषों के लिए है? ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान बनाने वाले व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी भी साफ साफ कहते थे कि ये मौलिक अधिकार, या फिर हम कहें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान की नजर से देखता है। हम आज के टाइम में कहते हैं डियर्स कि हमारे पास ना लोकतांत्रिक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र के अंदर एक समानता का कानून है। ऑफ कोर्स हमारे पास समानता का कानून है, पर क्या समानता का कानून एक समान है? हम कहेंगे नहीं। जो आपका समानता का कानून है वो प्रत्येक के लिए एक समान नहीं है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना डियर्स। सपोज दैट मैं यहाँ पर आपको गोरा नजर आ रहा हूं अभी, ठीक है। अगर मैं इसी क्लास को काला अपने फेस के ऊपर कुछ लगा करके ब्यूटी स्क्रीन हटा करके पढ़ाऊं, तो क्या आप मेरी क्लास देखना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। सपोज दैट अगर यही क्लास कोई और लड़की करे, समझ रहे हो मेरी बात को, हम उसको देखना पसंद करेंगे। आज के टाइम में हम क्या कहते हैं, हम केवल और केवल ब्यूटीनेस को देखना पसंद करते हैं। किसको पसंद करते हैं? ब्यूटीनेस को देखना पसंद करते हैं कि सामने वाले पर्सन का लेवल क्या है,
क्या लेवल है उसका, क्या रुतबा है उसका। जिसका जितना रुतबा उसको उतनी हम क्या देते हैं, इज्जत देने की कोशिश करते हैं। और मैं साफ साफ बता दूं, आप एकदम गलत कर रहे हैं। जिसको जितनी इज्जत दोगे, आप भी उससे उतनी ही इज्जत लोगे। पैसा, रुतबा सब एक टाइम के बाद क्या होता है डियर्स, ढल जाता है। इसीलिए संविधान के नजर में सभी व्यक्ति समान है। हमारे जितने भी संविधान बनाने वाले व्यक्ति थे, सभी ने सभी को समान माना था। ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम भी, हमारा भी ये मोटिव बनता है कि भारत में रहने वाले जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे हो, उनको सभी राइट्स उनको प्रदान करे जाए। साथ में उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उन दुर्व्यवहारों को भी रोका जाए। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा किस प्रकार से एक मनीषा नाम की लड़की के साथ भी दुर्घटना घटित हुई थी। पुलिस वाले के पास जाकर के पूछा जाता है तो वो डायरेक्ट कह देते हैं क्या बता भाग गई होगी। इस प्रकार के जितने भी कृत्य होते हैं, इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में रहने वाले जितने भी निम्न जाति के लोग हैं, या एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटीज, उनके साथ कहीं ना कहीं तो गलत किया जा रहा है। ऑफ कोर्स गलत करा जा रहा है। हम और आप क्या करते हैं, कभी कभार सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हमारे राजनीतिक मुद्दे को लेकर के चल रही हैं, कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा नहीं है डियर्स। मुद्दा ये होना चाहिए कि हम अपने देश के डेवलपमेंट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, देश की प्रगति में किस हिसाब से हम अपना योगदान दे सकते हैं। क्या हमारे द्वारा किए गए प्रयत्न हमारे नेशन के डेवलपमेंट में आगे लेके चल रहे हैं, नहीं चल रहे। हमारे नेशन के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है तो ऑफ कोर्स वी आर द ट्रू। चलो आइए बात करते हैं दोबारा से। कहते हैं कि भारत में महिलाओं से संबंधित कुछ हमारे पास महत्वपूर्ण कानून है जिसकी समझ हमें होनी चाहिए। कहते हैं भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून हैं। देश की विधायिका महिलाओं से संबंधित कानून बनाते समय बहुत सारी सावधानी बरतती है। हमारे देश में महिलाएं समुदाय को इन कानूनों द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। हालांकि प्रशासन द्वारा इन कानूनों का समय पर क्रियान्वयन न किया जाना लंबे समय से हमारी न्याय व्यवस्था के लिए एक खामी रही है। बिल्कुल ये वाली बात सही है। हम क्या करते हैं कि हम कानून बना लेते हैं, विधायिका या कार्यपालिका के अंतर्गत कानून आ जाता है, परंतु वो कई समय से क्या होता है उसके अंदर हम नए नए प्रावधान नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता ही है प्रकृति की धारणा ही होती है परिवर्तन करना। अगर हम किसी चीज को इसी प्रकार से छोड़ देंगे, अगर हम उन कानूनों को बना करके छोड़ देंगे, उसके अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे, तो लोग बाग उस कानून को तोड़ना भी आसानी से सीख जाएंगे। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी से संबंधित पहला है आपका, ध्यान देंगे यहां पर, पहला है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 क्या है, इसके बारे में समझते हैं। कहते हैं कि ये कानून वेश्यावृत्ति, यौन दास्ता और अंग तस्करी आदि के लिए महिलाओं या फिर बालिकाओं की किसी भी प्रकार की तस्करी को रोकता है, क्योंकि भारत में गरीबी इसके विकास में एक बड़ी बाधा है। बिल्कुल आपको पता होगा, जब हम किसी नेशन का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तब वहां पर सबसे बड़े जो बैरियर निकल के आता है वो आपका गरीबी होता है, भुखमरी होता है, बेरोजगारी होता है। अगर इन सभी समस्याओं को हमको दूर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले निचले स्तर के जितने भी व्यक्ति हैं, सपोज दैट आपका बेरोजगारी को आपको दूर करना पड़ेगा, तरक्की चाहते हो तो आपको उन बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर करना पड़ेगा जो आपकी तरक्की में बैरियर्स का काम कर रहे हैं। जैसे क्या, आपको बेरोजगार जो व्यक्ति हैं उनको रोजगार प्रदान करना पड़ेगा, या फिर वो महिलाएं या पुरुष हो, ठीक है। आपको उन गरीब लोगों को थोड़ा सा सशक्त बनाना पड़ेगा ताकि वो हमारे नेशन के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बाधा ना बढ़ सके। आज आपने देखा होगा हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो 6 किलो राशन मुफ्त में देना पसंद करती है, परंतु अगर हम वही शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हम थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। क्या होता है, हिचकिचा जाते हैं। मैंने अधिकतर लोगों को देखा है 1.5 2 लाख रुपए की बाइक लेकर के आते हैं, उस राशन की लाइन में लगते हैं जहां पर चीनी चावल मुफ्त में मिलता है सरकार के माध्यम से। 1.5 2 लाख रुपए की बाइक लेकर के आते हैं, 1.5 2 लाख रुपए का आईफोन लेकर के चलते हैं, और साथ में उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो राशन को छोड़ सके। मैं साफ साफ कह रहा हूं, उन लोगों की इतनी औकात नहीं कि वो उस राशन को छोड़ सके जो हमारे नेशन में आगे बढ़ेगा। क्यों नहीं छोड़ते हम अपना नाम वहां से कटवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वहां से नाम कटवा सकते हैं, ताकि क्या हो, उन व्यक्तियों को अन्न ज्यादा मिले, या अन्न ज्यादा मिले जिनके पास या जिन लोगों को उसकी जरूरत हो। अगर हम इतने सक्षम हैं तो हम उसको छोड़ सकते हैं,
मैं तो साथ में ये भी कहूंगा, अगर आप 2 या 2.5 लाख रुपए की बाइक खरीद के लेके आ सकते हो तो आप अन्न भी या फिर राशन भी खरीदने की कैपेबिलिटीज रखते हो माय डियर्स। ठीक है। कहते हैं कि बालिकाओं के भी आपको पता है जितनी भी तरस्की होती है, तस्करी होती है, उन सभी को रोकना भी इस संशोधन का एक अधिनियम था। क्योंकि भारत में गरीबी इसके विकास में एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए महिलाओं की तस्करी की समस्या आम हो गई है। आज आप देखोगे, डेटास को एनालाइज करोगे तो आपको नजर आएगा कि हाल फिलहाल में दिल्ली जैसे राज्य में ना जाने कितने 8 से 10 सालों में ना जाने कितनी महिलाएं गायब हो चुकी हैं, परंतु उसका हमारे पास कोई भी लेखा जोखा नहीं है। कई लोग महिलाओं को बोझ समझते हैं और इसीलिए उन्हें बेच देते हैं। क्या होता है, कई बार लोग महिलाओं को बोझ समझ करके बेच देते हैं। इस प्रकार से विभिन्न अवैध और अनैतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु बन जाती है। यह कानून महिलाओं की तस्करी के ऐसे कृत्यों को एक कठोर दंडनीय अपराध बनाता है। क्या बनाता है डियर्स? ये दंडनीय अपराध बनाता है। यदि आपने बच्चियों का, महिलाओं का शोषण करना चाहा या उनका तस्करी करने की कोशिश करी तो आप कहीं ना कहीं गलत कार्य कर रहे हैं और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, प्लीज डियर्स, जो भी इस वीडियो पे आए ना, पूरी देख करके जाना। ना चाहो तो आप करना चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज मत करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं आप लोगों को ये चाहूंगा कि वीडियो को पूरी देखना ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि आपके राइट्स क्या क्या है। ठीक है। दूसरा है दहेज निषेध अधिनियम 1961। हमारा देश एक ऐसा देश रहा है, हम कहते हैं कि अंग्रेज लोगों ने हमें गुलाम बनाया। ऑफ कोर्स हमें अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, परंतु जो सामाजिक सुधार भारतीय लोगों को करने चाहिए थे, उन सामाजिक सुधार की श्रेणी में अंग्रेज सबसे पहले रहे थे। मैं इस बात की गारंटी कह सकता हूँ। कहते हैं कि दहेज भारतीय समाज में एक पुरानी बुराई है। ऑफ कोर्स आज एक पिता अपनी बेटी को ब्याहने से इसलिए डर जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और एक अमीर बाप की औलाद एक गरीब बाप की औलाद को इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो गरीब है। कहते हैं कि गरीब की कोई इज्जत नहीं करता। इसे एक बुरी प्रथा भी माना जाता है। हालांकि भारत में दहेज प्रथा के केवल ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर व्याप्त था या है। बिल्कुल बड़ी बड़ी लग्जरी शादी में जाते हैं, है ना भाई साहब। अगले की डिमांड है फॉर्च्यूनर की, लड़का हमारा IIT IIM है, IAS है, IPS है, दरोगा है, दरोगा बाबू है, सोने की चैन चाहिए। अबे कलुओ, पहले खुद अपनी शक्ल तो देखो, क्या तुम उस चीज के कैपेबिलिटीज हो जो तुमने और दूसरे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? हैं, दूसरे से आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि भाई वो मुझे ला करके देगा। नहीं हो भाई। आज हम कहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, बिल्कुल राष्ट्र है, परंतु आज हमारे देश में गरीबी, भूखमरी एक बहुत बड़ी समस्या बन करके बैठी हुई है। और इसी समस्या का अगर हमें समाधान चाहते हैं ना, तो हमें महिलाओं का सम्मान करना आना चाहिए। कहते हैं ना कि हम भारत की पूजा भी करते हैं ना। हम कहते हैं कि अभी हमने हाल फिलहाल में 15 अगस्त मनाया, भारत माता की जय। भारत माता, आप भारत में भी माता लगा रहे हो, आप माताओं की भी पूजा कर रहे हो, परंतु जो घर में है उन महिलाओं की आप इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जैसे कि चाहे वो आपकी वाइफ रहे। और दहेज सबसे बड़ा क्या है उसके लिए, एक कलंक है। कई सारे ऐसे केसेस आते हैं, आपने सभी ने देखा होगा, न्यूज चैनल्स में भी आते हैं कि एक पुरुष ने एक महिला को दहेज के कारण, ना मिलने के कारण उसकी हत्या कर दी। कई बार महिलाओं को दहेज ना देने के कारण उनके परिवार वाले इतने कैपेबल नहीं हो पाते हैं कि उनको दहेज दे पाए, तो इसलिए उनको बार बार क्या किया जाता है, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कई सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आती हैं, परंतु हम क्या करते हैं, अपनी आंख मूंद करके बैठ जाते हैं, है ना। कहते हैं कि दिट इज नॉट आवर पर्सनल मैटर, ये हमारा कोई नहीं है, इसलिए हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ये जो दहेज प्रथा है ना, केवल गांवों तक सीमित नहीं है, ये आज के टाइम में शहरों में भी देखने के लिए मिल जाती है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर व्याप्त है।
और आज के टाइम में मैं अगर आपको बात बोलूं, हर एक पेरेंट्स को समझना चाहिए। देखिए, जो लेवल्स है वो हर किसी के नहीं मिलते हैं, लेवल्स हर किसी के नहीं मिलते हैं। आज कुछ लोगों की ये भी डिमांड है कि भैया केवल लड़का सरकारी वाला होगा तब हम क्या करेंगे, उससे शादी करेंगे। क्या करेंगे? शादी करेंगे। लड़का सरकारी नौकरी में है तो हम उससे शादी करेंगे, अदरवाइज उससे शादी नहीं करेंगे। उसकी वैल्यू एकदम जीरो मान ली जाती है। शादी के बाद दहेज की मांग पूरी करने के लिए अक्सर महिलाओं को उनके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इसीलिए यह कानून भारत में किसी भी उद्देश्य के लिए दहेज लेना और देना दोनों को दंडनीय अपराध बनाता है। क्या बनाता है? दंडनीय अपराध बनाता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961। क्या था ये? 1961 था। आगे चलते हैं। तो कहता है भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून है कुछ, जरा ध्यान देंगे। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कुछ ऐसे कानून जैसे कि घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005। कौन सा है अधिनियम? अधिनियम 2005 है। यह अधिनियम कहता है कि महिलाओं को उनके घरों के भीतर हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए बनाया गया था। क्यों बनाया गया था ये? ताकि महिलाओं के साथ जो उनके परिवार में या उनके घरों में भी जो जो दुर्व्यवहार होता है उनसे वो प्रोटेक्शन ले सके या प्रोटेक्ट हो सके। यह एक महिला की हिंसा और दुर्व्यवहार से मुक्त जीवन जीने के अधिकारों को मान्यता देता है और घरेलू हिंसा का सामना करने वाली जितनी भी महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सुरक्षा और राहत प्रदान करता है। आपको पता ही है हर महिला के साथ, जैसे कि हम कहते हैं हमारी तो उस स्त्री के साथ शादी हो चुकी है ना? कहते हैं हमारी तो उस स्त्री के साथ शादी हो चुकी है, तो अब मेरा उस स्त्री के ऊपर एक अधिकार हो चुका है। कभी कभार ऐसा होता है ना? हम सोचते हैं कि हमने ये फोन खरीदा है तो ये फोन हमारा ही है केवल और केवल। ऐसा नहीं है। केवल और केवल आपका और उस महिला के बीच में शादी का संबंध स्थापित हुआ है। कौन सा? शादी का संबंध स्थापित हुआ है। दो फैमिली का संबंध, रिलेशन ओनली ऑन स्थापित हुआ है। आपको जब तक उस महिला को नहीं समझोगे या वो महिला पुरुष को नहीं समझेगी तब तक दोनों के अंदर, आपको पता ही है, तालमेल नहीं बैठेगा, लड़ाइयां होती रहेगी। इसीलिए कभी कभार क्या होता है, जब दोनों के बीच के अंतर्गत तालमेल नहीं बैठ पाता है तब दोनों में क्या होती है, हिंसा होना स्टार्ट हो जाती है और उस हिंसा में आपको पता है कि महिला ही को दबना पड़ता है। और आजकल तो आप भी जानते हो महिलाएं हमारे भारत की भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है ना? किस प्रकार से अनेकों घटनाएं हमको सुनने के लिए मिलती है, पुरुषों के लिए भी। ठीक है, आगे चलते हैं। महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986। कौन सा? अशिष्ट अधिनियम 1986। इस अधिनियम के क्या प्रावधान है माय डियर्स, जरा ध्यान से समझेंगे। कहते हैं ये कानून पश्चिम बंगाल में एलएलबी पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, यह अधिनियम विज्ञापनों, प्रस्तुतियों और कृतियों, रचनाओं, आकृतियों या फिर किसी अन्य माध्यम से महिलाओं के अश्लील चित्रण और उनसे जुड़े या आकस्मिक मुद्दों पर प्रतिबंध लगाने के लिए है। ऐसी कोई भी गतिविधि भारत में किसी भी व्यक्ति को दंड का पात्र बनाता है। बिल्कुल, आपने कभी कभार देखा होगा, हम ऐसे प्लेसेस में जाते हैं जहां पर महिलाएं क्या करती हैं, खड़ी हैं, बैठी हैं, कुछ भी बात कर रही है, हम क्या करते हैं, उनके छुपके से फोटो खींच लेते हैं, है ना? या फिर कोई महिला कहीं जा रही थी, हमने गलती से क्या निकाल लिया, जानबूझकर हमने उसकी वीडियो बना ली और उस वीडियो को एडिट करके कुछ और दूसरे अश्लील माध्यम से हमने उसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करी या हमने उसको रिप्रेजेंट कर दी और उसको पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है आपने उसको वहां पर डाल दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप क्या हो, गलत कर रहे हो। और ऐसे में गलत कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं न्यायालय के माध्यम से दंड का प्रावधान किया जाएगा। और इन्हीं सभी चीजों से महिलाओं को बचाने के लिए एक प्रावधान बनाया गया था, जिस प्रावधान का नाम क्या है, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986। ठीक है डियर्स, चलो ध्यान रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। कौन सा? 2013। ये अधिनियम क्या था, जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। हम कहते हैं कि एक घर की महिला अपने कार्य स्थल पर जा रही है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में बेसिक नीड्स आपकी पैसा ही है जो फुलफिल कर सकता है। वस्तु विनिमय वाला जो भी पहले का साधन था वो हम पूरी तरीके से उसको खत्म कर चुके हैं। अब हम मुद्रा प्रणाली ला चुके हैं कि भैया मुद्रा कमाओ, पैसा लाओ, पैसे से संभाल लो और पैसे से अपना घर बार चलाओ। तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को सबसे ज्यादा जरूरत रहती है पैसे की। अब ऐसे में पुरुषों के साथ तो ठीक है भैया, वो किसी भी कार्यस्थल पे जाकर के आराम से अपना पैसा कमा सकते हैं, परंतु महिलाओं को कुछ पॉइंटेड वर्क्स ही करने पड़ते हैं, है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति के घर में जाकर के कार्य, झाड़ू पोछा इत्यादि, या महिलाएं थोड़ी सी एजुकेटेड है तो किसी ऑफिस में जाकर के कॉल सेंटर में काम करना पड़ता है। अगर और भी ज्यादा एजुकेटेड है तो उनको किसी ABCD सेक्टर में वर्क मिल जाता है जिसमें वो आराम से वर्क करती हैं। परंतु क्या वो जो महिलाएं उस सेक्टर में वर्क कर रही हैं, क्या वहां पर पूरी तरीके से सेफ है? ऑफ कोर्स वहां पर भी वो सेफ नहीं है। क्या है? वहां पर भी वो सेफ नहीं है। इसी सेफ्टीनेस को देखते हुए भारत में भारतीय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कुछ ऐसे कानून लेकर के आए गए जो कार्य स्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करते हैं या जबरन उनको गलत कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, है ना। और निषेध और निवारण अधिनियम, इसको 2013 के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं क्या है ये। कहते हैं इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाना और शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एक तंत्र प्रदान करता है ताकि वो महिलाएं अपने कार्यस्थल में जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उससे वो बच सके। साथ में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने और महिलाओं के लिए सुरक्षित कामकाजी महिलाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी संगठनों को एक सीमित या फिर समिति बनाने की भी आवश्यकता है, या उनको कहते हैं कि आप एक समिति जनरेट कीजिए जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करेगा या उनके सेफ्टीनेस के बारे में बात करेगा। इस प्रकार के संगठन आज भारत में अनेक है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इस अधिनियम का नाम है अधिनियम 2013 या फिर आप रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। नेक्स्ट है आपका भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून, गर्भावस्था का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971। 1971 क्या है ये वाला, जरा देखेंगे मेरे साथ। कहता है ये अधिनियम महिलाओं के कुछ परिस्थितियों में गर्भावस्था की समाप्त करने की अनुमति देता है, जैसे कि जब गर्भावस्था महिला के जीवन या स्वास्थ्य के लिए खतरा हो, या जब गर्भावस्था बलात्कार या फिर आपका गर्भ निरोधक उपायों की विफलताओं का परिणाम हो, क्या चीज हो? उनका परिणाम हो। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी, गर्भावस्था नहीं धारण करना चाहती थी, परंतु गलती से उनके साथ क्या हो गया, गर्भावस्था धारण हो चुका है, गलती से प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो ऐसे में आपका चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 आपको क्या देता है, प्रावधान देता है कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, अवॉर्शन करवा सकते हो। ठीक है, यह अधिनियम महिलाओं को अपने शरीर और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार देता है। क्या देता है? अधिकार देता है कि आप अगर मानसिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है तो आप उसमें, जैसे कि आपको पता होगा भारत एक बाल विवाह वाला देश रहा था पहले के समय में, बच्चियों को ब्याह दिया जाता था और कम उम्र में ही उनको प्रेगनेंसी हो जाती थी। ऐसे में उनकी मेंटेलिटी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी कि वो दूसरे बच्चे को जन्म दे, जो खुद बच्ची हो वो दूसरे बच्चे को जन्म दे। तो ऐसे में सरकार ने एक निवारण लेकर के आया जिससे कि महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है या गलती से जो प्रेग्नेंट हो चुके हैं उसको रोका जाए। इसी अधिनियम को 1971 चिकित्सा समापन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है। किसको दिया देता है? गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है, परंतु एक बात ध्यान रखेंगे, कुछ लिमिटेड टाइम तक। कितना? कुछ लिमिटेड टाइम होना चाहिए, उसी टाइम में आप क्या कर सकते हो, इसको समाप्त कर सकते हो, अन्यथा ये भी
महिलाएं भी, नहीं तो क्या होंगी, दंड की अपराधी मानी जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है आपका भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कुछ ऐसे कानून, जिसका नाम है आपका मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। क्या नाम है इसका डियर्स? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये कानून क्या कहता है, जरा मेरे साथ समझेंगे। कहता है ये कानून कि यह अधिनियम उन महिलाओं को मातृत्व लाभ जैसे कि सेवानिवृत्त अवकाश प्रदान करता है जो गर्भवती है या फिर जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। जैसे कि अभी हमने बात करी थी, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, महिलाओं को अगर सेवानिवृत्त करना चाहती है, अवकाश लेना चाहती है महिलाएं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले से ही पेड लीव देनी पड़ेगी। ठीक है, साथ में कहता है इस अधिनियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना है कि या करना है कि गर्भावस्था के कारण जो कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो और इस अवधि के दौरान उनका समर्थन किया जा सके। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है महिलाओं का, गर्भावस्था का, इसमें महिलाओं को बहुत ज्यादा केयरनेस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये आश्वासन देता है अधिनियम महिलाओं को कि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आप निष्पक्ष तरीके से काम कर सकते हैं, परंतु साथ में कंपनी आपको वहां से नहीं निकालेगी। क्या चीज? जो जिस कार्य क्षेत्र में या जिस सेक्टर में आप वर्क कर रहे हैं उस सेक्टर के जो भी एम्प्लॉइज हैं उनकी पूरी की पूरी प्रोटेक्शन करने का अधिकार आपको दिया जाता है कंपनी के थ्रू। ठीक है, ये अधिनियम आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन सा नाम है? 1961 मातृत्व लाभ अधिनियम, ताकि महिलाओं के साथ भेदभाव ना किया जा सके कार्यस्थल पर। आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। द मोस्ट इंपोर्टेंस ऑफ वुमेन्स प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया। भारत में महिलाओं के लिए कुछ ऐसे प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए हैं जो महिलाओं को पूरी तरीके से सुरक्षित या आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ है। कुछ ऐसे कानून की चर्चा देखते हैं, क्या है। पहला है भारत में महिला संरक्षण कानूनों के साथ साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। जितनी भी अभी तक हमने बातें करी, ये सारे के सारे प्रोटेक्शन लॉ ये बताते हैं कि किस तरीके से भारत में महिलाओं को समानता के साथ साथ जो लैंगिक भेदभाव होता है उसको भी कम करना और उनको ऑन द इक्वलिटी के साथ में लेकर के आना। या फिर दूसरे नंबर पे कहता है भारत में महिला संरक्षण कानूनों के साथ महिला सुरक्षा सुनिश्चित कराना। क्या चीज सुनिश्चित कराना? महिलाओं की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कराना। तीसरा क्या कहता है, भारत में महिला संरक्षण कानूनों के साथ महिलाओं को सशक्त बनाना। क्या बनाना? महिलाओं को सशक्त बनाना, ताकि महिलाएं अपने निर्णय स्वयं ले सके। क्या चीज कर सके? अपने निर्णय को स्वयं ले सके, वो और दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहे। आइए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण एक्ट्स या सेक्शन के बारे में समझते हैं, जैसे कि सीआरपीसी, बीएनएस, आईपीसी या फिर आपके बीएनएसएस से रिलेटेड है। आईपीसी 69 की धारा क्या कहती है, जरा ध्यान से समझेंगे। 69 एक्चुअल में है क्या चीज, और इसको परिवर्तित करके अब चेंज कर दिया गया है हाल फिलहाल में। आइए देखते हैं। कहते हैं कि जो भारतीय दंड संहिता के तहत शादी का धोखा देने का वादा करना। हाँ भाई साहब, हम कहते हैं ना लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा फेमस है आज के टाइम में। हम लड़कियों से वादा कर लेते हैं, है ना, या लड़की हमसे वादा कर लेती है। कभी कभार हम कहते हैं कि हमको कभी इतना सच्चा प्यार हो जाता है कि हम सामने वाले पर्सन में इतना घुल मिल जाते हैं और उससे वादा कर बैठते हैं कि हम तुमसे विवाह इत्यादि संपन्न करेंगे, परंतु लास्ट में जाकर के क्या करते हैं, हम धोखा दे देते हैं। तो ऐसे में आईपीसी सेक्शन 69 के तहत आपको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के माध्यम से जेल या जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। कहते हैं अपराध माना जाता है धोखेबाज तरीके में नौकरी या फिर पदोन्नति का झांसा देकर यौन संबंध बनाना, प्रलोभन देना या फिर पहचान छिपा करके शादी करना भी इसमें शामिल होता है। कभी कभार देखा होगा हमने, है ना, किस तरीके से कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपा करके दूसरे व्यक्ति के नाम से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। बाकी तो आप समझदार हो ही, जैसे कि ए पर्सन बी बन करके किसी
जी नाम की लड़की से क्या कर रहा है, शादी कर रहा है। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। क्या है ये, गैर कानूनी है। क्या चीज है ये, गैर कानूनी है। इस प्रकार की घटना यदि आप पाते हैं या पकड़े जाते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। और साथ में कभी कभार आपने देखा होगा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उनका प्रमोशन करने के नाम पर कुछ गलत प्रकार की हरकतें भी करी जाती है। इस प्रकार की हरकतें भी आपकी आईपीसी सेक्शन 69 के अंतर्गत रखी जाती है। देखते हैं आईपीसी 69 की धारा 69 क्या कहती है। कहती है अगर कोई पुरुष किसी महिला से शादी का वादा करता है लेकिन वास्तव में उससे शादी करने का इरादा नहीं रखता, होता है ना, हम क्या करते हैं उस महिला से वादा कर लेते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे और हम उसके साथ यौन संबंध स्थापित कर लेते हैं। और यौन संबंध स्थापित करने के बाद फिर क्या करते हैं, हमारी फैमिली नहीं मानेगी, हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस प्रकार की हम बातें बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पूरी की सारी बातें गलत है, ठीक है, इरादा नहीं रखता और फिर भी उसकी सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाता है ना, सेक्स रिलेशंस हम उसके साथ क्रिएट कर लेते हैं, तो यह एक आपराधिक या फिर अपराध माना जाएगा। शादी का झूठा वादा करना, शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने पर 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। कितने साल तक की सजा मिल जाएगी आपको, 10 साल तक की कैद की सजा दी जाएगी। लेकिन यह सजा तब भी लागू होगी जब कोई पुरुष किसी महिला से झूठा वादा करे और उसे तोड़ने के इरादे से, उसकी सहमति से उसका यौन शोषण करने के इरादे से करता है। कहीं ना कहीं अगर हम महिलाओं के साथ उनके शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत काम कर रहे हैं। इन सब से बचने के लिए सबसे अच्छा यही है कि भैया झूठे वादे ना करे जाए, वही अच्छा है, प्रलोभन ना दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 69 के बाद। भारतीय दंड संहिता के आईपीसी की जो धारा है इसमें कुछ परिवर्तन हुआ था, एक बार मेरे साथ देखेंगे। कहते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1 जुलाई 2024 से समाप्त कर दिया गया था या फिर इसको समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और इसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, क्या चीज, आईपीसी को समाप्त करके नई कानून व्यवस्था लाई गई थी जिसको हम बीएनएस के नाम से जानते हैं, ठीक है, लागू की गई थी, जिसमें कई नई धाराएं हैं और पुरानी धाराओं को भी बदला गया था। इसमें कई सारी नई धाराओं को जोड़ा गया और कई सारी नई जितनी भी पुरानी धाराएं थी उनको समाप्त कर दिया गया। आईपीसी में कम से कम आपकी उस समय 511 धारा थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं हैं और जिनमें से लगभग आपकी 18 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और आपकी जो 22 पुरानी धाराएं थी उनको इसमें से निकाल दिया गया है या फिर हटा दिया गया है। और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे के लिए हत्या की सजा के लिए पहले आपका जो धारा 302 थी, क्या थी, हत्या के लिए जो सजा थी वो थी धारा 302 के अंतर्गत आती थी। लेकिन जो अब ये धारा है ये बीएनएस के अंतर आपका धारा 103 हो चुकी है। कौन सी हो चुकी है, 103 की एक हो चुकी है, ठीक है, क्या हो चुकी है, 103 की हो चुकी है। क्या था, इसको 1 जुलाई 2024 को समाप्त करके नई धारा लेकर के आए थे जिसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जितनी भी 511 जो इसमें पुरानी धाराएं थी उसके बदल करके अब इसमें नई धाराएं कितनी हो चुकी है आपकी, टोटल 358 है, जिसमें 22 धाराओं को हटाया गया था और 18 नई और धाराएं जोड़ी गई थी। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखा आप सभी ने 302 जो पहले मृत्यु की थी या फिर हत्या की सजा के लिए, ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री थी। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार महिलाओं के साथ बहुत प्रकार की घटनाएं घटित होती है हमारे समाज के अंदर। उनको दहेज के लिए या फिर अनदर चीजों के लिए, पैसों के लिए हम उनको क्या करते हैं, प्रताड़ित करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके सास के माध्यम से, उनके जेठ के माध्यम से, उनके ससुर के माध्यम से या फिर उसके परिवार या पति के माध्यम से भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में महिलाएं क्या करें, क्या उनके पास ऑप्शन है? ऐसे में उनके पास सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप धारा 86 का यूज कर सकते हो। किसका, जो आपकी भारतीय न्याय संहिता जो दंड संहिता थी इसकी जो धारा नंबर 86 थी इसका आप उपयोग कर सकते थे। आइए इसको एक बार देखते हैं क्या है।
कहते हैं पति के पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता का जितना भी व्यवहार किया जाता है महिलाओं के साथ, उसकी रोकथाम के लिए धारा नंबर या फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 86 उत्तरदायित्व है। कहते हैं भारतीय दंड संहिता की जो धारा आपकी 86 है, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ की गई क्रूरता के लिए दंड को परिभाषित करती है। किसको परिभाषित करती है? दंड को परिभाषित करती है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी महिला का पति या उसके रिश्तेदार या उसके साथ किसी भी तरह की क्रूरता करते हैं तो उन्हें 3 साल तक की, कितने साल तक की जेल? 3 साल तक की कैद की जाएगी और साथ में जुर्माने की सजा भी हो सकती है। आपको 3 साल तक का कारावास दिया जाएगा और साथ में आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है अगर किसी महिला के साथ इस प्रकार की रिश्तेदारों के माध्यम से, परिवारजनों के माध्यम से या उसके पति के माध्यम से क्रूरता करी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, आगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि सर ये एक्चुअल में होता है या नहीं होता, कितनी बाउंडेशंस हमारे पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एक मिनट, अब ये क्वेश्चन कहां से आए हैं, कैसे आए हैं और इनके आंसर क्या हो सकते हैं, मेरे साथ देखने की कोशिश करेंगे एक बार। कहता है, ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे एक बार। कहते हैं मेरे पास वकील से सलाह लेने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है लेकिन मुझे सहायता की जरूरत है, मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। अधिकतर हमने देखा होगा हमारे समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, है ना। हर कोई कैपेबल नहीं होता कि वो वकील को अफोर्ड कर सके, तो ऐसे में वो केवल और केवल सरकार को देखने की कोशिश करता है कि सरकार हमारे लिए क्या करते, एक वकील को मुहैया करवा दे जो हमारे लिए केस को रिप्रेजेंट करे और हमको न्याय दिलाने की कोशिश करे। और आपको पता ही है हमारे भारत में जो न्यायालय है, हम उसको भगवान का दर्जा तो देते ही है वैसे भी। तो कहते हैं कि इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो? कभी आपके पास पैसे नहीं है परंतु आपको क्या करना है, आपको पूरे चांस है कि आपने गलत नहीं करा है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि ऐसी स्थिति में आप अनुच्छेद 39 मतलब आर्टिकल नंबर 39 का उपयोग कर सकते हो। इसके तहत ये प्रधान या फिर प्रदत्त अपने मौलिक अधिकारों को उपयोग कर सकते हैं और किसी भी वकील से मुफ्त में कानूनी सलाह हम ले सकते हैं। और आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जो वकील हो वो आपको कानूनी सलाह देने से साफ साफ इनकार नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक कि उसे अदालत में आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए भी कहा जा सकता है। आप उससे अनुरोध कर सकते हो कि सर आप हमारा केस, इस प्रकार का केस है, आप इस केस को हमारा क्या कर दो, अदालत में प्रेजेंट कर दो। हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है माय डियर्स। ये तो पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं माय डियर्स। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखेंगे। कहता है क्या किसी महिला को गर्भवती होने के कारण कार्यस्थल से निकाला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता। अभी हमने देखा था इसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मातृत्व अधिनियम पारित किया गया था, तो उसी के तहत कहता है नहीं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत कोई भी नियोक्ता मतलब कोई भी बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, चाहे वह सरकारी हो या सार्वजनिक, आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता। इसके अलावा उन्हें आपको 84 दिनों का सेवेतन, ठीक है, सेवेतन मातृत्व अवकाश देना होगा। मतलब आपको पेड लीव देनी पड़ेगी जिसमें आपकी सैलरी नहीं कटेगी। ठीक है, कितने दिन के लिए? 84 दिन के लिए आपको पेड लीव मिलेगी। और ये कौन सा अधिनियम आपको सुरक्षा प्रदान करता है महिलाओं को? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। कौन सा? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये एक ऐसा इकलौता अधिनियम है जो महिलाओं को उनके वेतन की कटौती या उनको अपने कार्यस्थल से निकाले जाने की दिक्कतों से रोकता है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, क्या किसी महिला को रात 11 बजे गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं। इसका भी क्या होगा? ऑप्शन नहीं होगा। क्यों होगा जरा समझते हैं। कहता है जो आपकी सीआरपीसी की धारा 46 की 4 46 की जो 4 है,
46 की धारा नंबर 4 के अनुसार किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी क्या जा सकता? गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिलाओं की कुछ प्राइवेसी होती है। इसीलिए किसी भी महिला को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि चलो भैया पुलिस वालों का मन करा मुंह उठा करके चलो महिलाओं को गिरफ्तार करने चलो। यदि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ रिलेवेंट केसेस आ जाते हैं जिसमें महिलाओं को गिरफ्तार करना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिसकर्मी या फिर लेडीज कांस्टेबल का होना कंपलसरी है। और अगर आपको उस महिला को गिरफ्तार करना है तो आपको मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर या फिर उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और मजिस्ट्रेट के सामने आपको इस सारी की सारी कार्यवाही को करना पड़ेगा, अन्यथा आप दोषी करार कहलाएंगे पुलिस वाले। ठीक है, क्या कहता है? नहीं, सीआरपीसी की धारा जो आपकी 46(4) के अनुसार किसी भी महिला को शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है माय डियर्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखेंगे जरा, वही सारी बातों को लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या कहता है? पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है क्या? ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है? क्या हम जैसे यहाँ पर स्टूडियो में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं या बच्चे पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या पुलिस आकर के आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है? नहीं कर सकती। परंतु कुछ बाउंडेशंस होते हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं, तब आकर के पुलिस आपको डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है जब आप शंका की नजर में हो। ठीक है, कहता है लेकिन गिरफ्तारी के कुछ नियम और शर्तें होते हैं। नहीं कर सकती परंतु कुछ नियम और शर्तें होती हैं। क्या नियम और शर्तें होती हैं जरा देखेंगे। कहते हैं कि सामान्य तौर पर पुलिस बिना वारंट के उन मामलों में गिरफ्तार कर सकती है जहां संज्ञेय अपराध मतलब जैसे कि मानव की तस्करी करने का कोई शक हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट करने का कोई शक हो सकता है, या ऐसा कोई शक जिससे हमारे राष्ट्र के अंदर या जनता को या पब्लिक को या समाज को बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इन सब से बचाने के लिए पुलिस आपको बिना वारंट के या वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, अपराध हुआ हो या होने की आशंका हो या जहां व्यक्ति को भागने या सबूतों को नष्ट करने का खतरा हो। इसके अलावा पुलिस अदालत के वारंट के साथ भी गिरफ्तार कर सकती है। क्या कर सकती है? वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकती है कि भैया ये देखो आपका अदालत से वारंट मिला है, आपको गिरफ्तार करना उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। अदरवाइज वैसे में आपको कोई भी पुलिस या परेशान भी नहीं कर सकती और आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है। ठीक है, या नहीं कर सकती, ना तो गिरफ्तार कर सकती है और ना ही आपको परेशान कर सकती है। यदि कोई शंका की नजर लगती है तब आपको गिरफ्तार कर सकती है, अदरवाइज ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। गिरफ्तारी के बाद कहता है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर माय डियर्स? कहता है कि 24 आवर्स के भीतर आपको भीतर व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए बाध्य है। सपोज दैट आप मंडे को गिरफ्तार हुए, कब? मंडे को, तो कम से कम 24 आवर्स के अंदर आपको अदालत में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, कब? 24 आवर्स के अंदर आपको अदालत में पुलिस वाले को पेश करना ही पड़ेगा। परंतु एक बात ध्यान रख लेना, अगर आप बाई चांस गलती से फ्राइडे को हो गए तो सीधा आपकी जमानत कहाँ मिलेगी? कहाँ पर मुलाकात करोगे अदालत में? मंडे को, क्योंकि सैटरडे को और संडे को अदालत की छुट्टी होती है। ठीक है, क्या होती है? छुट्टी होती है, ध्यान रखना इस बात का। आगे चलते हैं, महिलाओं की गिरफ्तारी से संबंधित है। अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, उसी को लेकर के एक डाउट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर के जरा देखेंगे। कहते हैं महिलाओं को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सूर्यास्त और सूर्योदय मतलब 6 बजे से लेकर के 6 बजे तक के बीच में आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। शाम के 6 बजे से लेकर के और सुबह के 6 बजे से तक आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, जब तक कि विशेष परिस्थितियां ना हो। अभी आपको मैंने बताया था कुछ स्पेशल कुछ होता है तभी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। ऐसी स्थिति में भी महिला पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करना होता है। आपके साथ में क्या होनी चाहिए? एक महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए जो महिलाओं को गिरफ्तार करेंगे और
मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है, और जो आपके क्षेत्र के मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे अनुमति लेना अनिवार्य है, अन्यथा आपको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। यदि मध्य रात्रि में गिरफ्तार करते हैं तो मजिस्ट्रेट से अर्जी लेना जरूरी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक धारा लिखी हुई है यहाँ पर सीआरपीसी की, कहते हैं कि सीआरपीसी की धारा 154 और आईपीसी की जो धारा 506 है ये क्या कहती है, जरा ध्यान देंगे। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है या भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 294 के तहत ये एक दंडनीय अपराध माना जाता है। होता है ना कभी कभार हम अपने यार दोस्त को आपस में गाली देकर के बात करते हैं, हाँ भाई तेरी ये वो माँ की बहन की, ऐसी गाली देकर के बात करते हैं। ये कानून की नजर में एक दंडनीय अपराध है। इस दंडनीय अपराध को करने से बचना है आप सभी को, नहीं तो कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा तो आपको बता देगा 5 मिनट के अंदर, कहेगा अच्छा मुझे गाली देता है, रुक जा मैं तेरे को गाली दिलवाता हूँ बढ़िया तरीके से, तूने मुझे माँ की दी, मैं देख क्या करता हूँ तेरे साथ। तो इसी से बचने के लिए कहता है आपको गाली देता है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम फोन पे बात कर रहे होते हैं या फिर सामने वाला हमको धमकी भी देता है, गाली गलौज भी करता है, ये भी एक कानूनन अपराध है। कहता है कि भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा आपको 294 के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माना या फिर आपको जेल की भी सजा हो सकती है। इस मामले में आपको क्या करना होता है, कहते हैं कि इस मामले में आप सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस में शिकायत या फिर आप एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। और इसके ध्यान देना, इसके अलावा यदि गाली देने के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दी जाती है तो यह आईपीसी की धारा 506 के तहत एक और गंभीर अपराध है। कहते हैं ना हाँ बेटा मिल, तेरे को तो गाड़ी से उड़ा देंगे हम, कहते हैं ना हम तो तेरे को गाड़ी से उड़ा दूंगा, लोरी से उड़ा दूंगा, तेरे को यहाँ पर आ मिल, तेरे को जान से खत्म कर दूंगा। ये सारी की सारी क्या है, कानूनन अपराध है। आईपीसी की धारा, किसकी धारा, सीआरपीसी की धारा और आईपीसी की धारा के माध्यम से 506 के तहत ये एक गंभीर अपराध है, जिसकी सजा 7 साल तक हो सकती है। जिसकी सजा कितने साल तक हो सकती है, 7 साल तक हो सकती है। अगर आप किसी की कॉल भी रिकॉर्ड करते हो उसके बिना परमिशन के, वो भी क्या है, कानूनन अपराध है। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या है, कानूनन अपराध है। सीआरपीसी की धारा आपको 154 के बारे में पता चला और साथ में आईपीसी की धारा 506 के विषय में आपको पता चला। अगर अब कोई आपको धमकी दे तो सीधा क्या करना है, एफआईआर लिखवानी है और आईपीसी की धारा 506 के तहत अंदर करवाना है। ठीक है, चलो पता चल जाएगा आप हो क्या चीज। आगे कहते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 33 क्या कहती है, जरा समझेंगे मेरे साथ। आईपीसी की धारा जो 33 है, 83, गलती से 33 निकल गया, कहता है 7 वर्ष से अधिक या 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित है। आपने देखा होगा कभी कभार हम छोटे छोटे बच्चों को भड़का करके उनसे गलत काम करवाते हैं, क्यों कहते हैं कि भैया तो 12 साल का नहीं है, 18 साल का नहीं है, इसको तो जेल नहीं होगी। ये साफ साफ गलत है, हम उनको भड़का रहे हैं और उनसे गलत काम करने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं, ये कानूनन गलत है या कानूनन आपको सजा दी जा सकती है। कहते हैं कि धारा जो आईपीसी की 83 है, ये कहते हैं कि 7 साल से जितने भी बच्चे अधिक और 12 साल से छोटे हैं, ठीक है, कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित है। यदि कोई बच्चा जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं है कि वह अपने कार्यों के परिणामों को समझ सके, कोई कार्य करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको भड़का करके या उसके माध्यम से काम करवाया जा रहा है, उसको नहीं पता कि वो किस काम के अंदर लीन है, इसीलिए उसको अपराध नहीं माना जाएगा। परंतु वो दोबारा ऐसी कोई हरकत ना करे, इसीलिए उसको बाल सुधार केंद्र में रखा जाता है और जब वो परिपक्व हो जाता है तब उसको वहां पर से छोड़ दिया जाता है और उस सेंटर के अंदर उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और हर चीज का ध्यान रखा जाता है। जो उसको सुख सुविधाएं बाहर मिलनी चाहिए थी वो सारी सुख सुविधाएं वहीं पर ही प्रोवाइड करी जाती है। ऐसे में बच्चों का भविष्य ना खराब करे, प्लीज जितने भी ऐसे करते हैं गलत काम करवाने की कोशिश करें, उनसे दूर रहना चाहिए और ऐसे में बच्चों का भविष्य ना खराब करे। बच्चों को एसेट्स के रूप में प्रयोग ना करे, क्योंकि बच्चे हमारे आने वाले देश की जनरेशन है, पीढ़ी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। एक मोटिवेशनल है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, ध्यान देंगे यहाँ पर
कहता है अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो बताना जरूर आप सभी को क्लास कैसी लगी आज की। ठीक है, लाइक शेयर एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसी ही क्लास और मिलती रहे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से हर एक चीज को आपने समझी। यहाँ पर ऐसी ही क्लास और लेकर के आऊंगा जो आपको नॉलेजेबल लगे, आपके राइट्स के बारे में पता चले, आप कहाँ पे खड़े होकर के बोल सकते हो, कहाँ तक आपकी स्वतंत्रता है, क्या हमारी स्वतंत्रता के माध्यम से दूसरे की स्वतंत्रता को कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। इस प्रकार की सारी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक बार और। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक बार और देखते हैं। अभी तो लांघी, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों को परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है, बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।